स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था चैप्टर, राइट। और पहला काम किया था हमने कि मैग्नेट क्या होता है ये समझे थे, है ना। और उसकी प्रॉपर्टीज देखे थे मैग्नेट की। देन वी टॉक्ड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, और ये बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसका आंसर था कि वी विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब लाइंस की हेल्प से शो करेंगे। वो लाइंस कैसी होनी चाहिए? दे विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, है ना। उसका हमने ड्रॉ भी किया था डायग्राम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड्स का। उसके बाद हमने बात की थी फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में आ गए थे ना, कि मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि अ करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, तो या इट बिकम्स अ मैग्नेट। तो उसका डिस्कवरी किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय H.C. ऑस्टेड, है ना। एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा था कि कंपास की निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई ऑन पासिंग द करंट। और कंपास की निडल खुद मैग्नेट की बनी होती है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब उसको कोई ना कोई मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो उस समय मैग्नेट क्या था? वो एक आपका करंट कैरिंग वायर। उन्होंने डायरेक्शन भी चेंज करके देखा सर्किट में, तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गया। इसका मतलब श्योर हो गया कि पक्का वो करंट के कारण ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बाहर का मैग्नेटिक कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। फिर हमने बात की थी स्ट्रेट वायर की। स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका फील्ड कैसे निकालोगे? तो फील्ड निकालने का तरीका हमने देखा था कि हम वो कार्डबोर्ड में लेकर के वायर को बीच से डालेंगे होल करके, और उसमें ही हम आयरन फिलिंग्स को डाल करके जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो वो करंट कैरिंग वायर कंडक्ट ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एंड दैट विल अट्रैक्ट द आयरन पीस, और वो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाएंगे जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और वो कैसा था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसमें सेंटर में क्या होगा? आपका कंडक्टर। तो ये तो बात हो गई फील्ड के शेप की, कि फील्ड लाइंस कैसी होंगी। वहां क्लोज कर्व थे, यहां कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं स्ट्रेट वायर में, राइट। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन पे अपन ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, कि जब अगर आप एक राइट हैंड से एक करंट कैरिंग वायर को होल्ड करोगे such that ki thumb is pointing towards the direction of current, in that case the curl of the fingers will point the direction of magnetic field. समझ में आ रहा है क्या? तो इसको अपन ने क्या नाम दिया था? एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये तो बात हो गई थी डायरेक्शन की। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसा होगा, कहां पे कम होगा, कहां पे ज्यादा होगा। जैसे अपन ने वहां बात की थी ना कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पोल्स के पास ज्यादा होगा, सेंटर पे थोड़ा कम होगा। इन द सेम वे यहां भी बात करेंगे कि वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वेरिएशन कैसे होगा, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक है। तो लिखेंगे इसमें नीचे। डायरेक्शन के लिए तो हमने रूल लिख लिया था, है ना। तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसा वेरी करेगा। तो इसमें लिखेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम केस वन देख रहे हैं ना। केस वन क्या था हमारा? स्ट्रेट कंडक्टर। उसके पहले हेडिंग क्या लिखी हो? मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर। यही है मेन हेडिंग। द मेन हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर, और उसमें केस वन अपन पढ़ रहे थे कि वायर स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है। हाँ चलो उसी का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाइफन डाल के लिखेंगे। एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट experimentally it is found that ए और बी पॉइंट करके लिखना। ए, strength of magnetic field at a point increases, strength of magnetic field at a point increases, at a point increases with increase in the magnitude of current, with increase in the magnitude of current। the strength of magnetic field, जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, the strength of magnetic field at a point increases with increase in the magnitude of current, with increase in the magnitude of current, increases with increase in the magnitude of current flowing through the wire, increases with increase in the magnitude of current flowing through the wire।
एंड वाइस वर्सा, फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, बी पॉइंट लिखेंगे, बी पॉइंट एक तो इस पे डिपेंडेंसी है, दूसरा लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, the strength of magnetic field decreases, the strength of magnetic field decreases on increasing the distance, on increasing the distance of the point from the wire, increasing the distance of the point from the wire, increasing the distance of the point from the wire। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ देखेंगे। मान लीजिए ये अगर आपका करंट कैरिंग वायर है, ये रहा करंट इसमें, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना तो कैसे देखेंगे अपन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे ऐसे, राइट। जैसे जैसे ये सर्कल का रेडियस बढ़ता जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। ऑब्वियसली अगर आप दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा ना, पास में रखी हुई चीज जल्दी अट्रैक्ट होगी या ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होगी, राइट। बट वही जो दूर में रखा होगा वो थोड़ा सा कम अट्रैक्ट होगा या वीकली अट्रैक्ट होगा, बिकॉज वो थोड़ा दूर है उससे। तो ऐसे ही यहां पर भी अगर आप पॉइंट को दूर करते जाओगे वायर से, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, हाँ, करंट बढ़ाने पर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और दूसरा पॉइंट जो आपने लिखा उसके लिए क्या लिखोगे, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर मतलब रेडियस मान लो या डिस्टेंस मान लो फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट। मतलब अगर आपको मैं 2 पॉइंट दे दूं, एक पॉइंट है लेट से पी और एक पॉइंट है लेट से क्यू, तो किसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पी में, जो पॉइंट पास में है। ये है इसका मतलब। ठीक है, लिख लो इसको भी, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो दोनों को कंबाइन कर दोगे तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर। ठीक है, नीचे यूनिट भी लिखना, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, TESLA, टेस्ला डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ब्रैकेट में कैपिटल टी लिखना, टेस्ला कैपिटल टी। ठीक है, चलो केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2, अभी स्ट्रेट वायर था, अब अगर कॉइल्ड वायर होगा, यानी कि सर्कुलर कॉइल होगा वायर का, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ प्लस उसका शेप कैसा होगा। ठीक है, या उसको अपन ट्रेस कैसे करेंगे, जैसे भी आपने इसके लिए बनाया, आपने बार मैग्नेट के लिए बना दिया, वैसे एक सर्कुलर वायर के लिए कैसे बनाएंगे, है ना। तो हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। देखिए अब वायर स्ट्रेट नहीं है तो करंट भी स्ट्रेट नहीं जाएगा, करंट भी घूम के जा रहा है ना, समझ रहे हैं, मतलब वायर ऐसा पड़ा हुआ है, समझ लीजिए, इमेजिन करिएगा वायर यहाँ पे ऐसे सर्कल के फॉर्म में पड़ा हुआ है, राइट। तो अब आप करंट को स्ट्रेट तो नहीं बोल सकते, पहले वायर ऐसा स्ट्रेट था तो आपने ऐसा होल्ड करके बोल दिया कि हाँ करंट स्ट्रेट है, पर अब तो वायर में करंट जो है वो घूम रहा है, राइट, सर्कुलर फॉर्म में करंट भी घूम रहा है। तो अब रूल सेम यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, बस चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चीजें चेंज होंगी, अभी जो थंब करंट बता रहा था कि करंट स्ट्रेट था, हमारा थंब स्ट्रेट था, तो दैट वाज शोइंग द करंट, और फील्ड घूम रही थी, तो कर्ल ऑफ फिंगर वाज शोइंग द फील्ड डायरेक्शन, राइट। बट अब क्या होने वाला है, करंट घूम रहा है, तो करंट के लिए अपन यूज करेंगे कर्ल। मतलब मान लीजिए यहीं पे वायर है, इमेजिन करेगा यहाँ पे वायर है और करंट उसमें ऐसे फ्लो कर रहा है,
ठीक है, हाँ क्लॉकवाइज। तो अब आप अपने हाथ को वही राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, ऐसे तो नहीं रखूंगा क्योंकि करंट ऐसे तो ना घूम रहा है, करंट तो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे ही घुमाना पड़ेगा हाथ को। तो कर्ल ऑफ फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अब जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, मान लो आपने यहाँ इस पॉइंट की बात की, वायर तो इतना बड़ा है ना, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो यहाँ पे आप रखोगे हाथ को ऐसे, और थंब कहां जा रहा है, नीचे, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, समझ रहे हैं, इस पॉइंट पे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ऐसे वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्योंकि वो भी वायर है, वो भी करंट कैरिंग वायर है, वहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। बट पहले सर्कल ऐसे थे क्योंकि करंट ऐसा था, बट अब करंट ऐसा है तो सर्कल ऐसे होंगे। समझ रहे हैं क्या? ये उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ, लिखो इसमें, इन अ in a current carrying circular wire, in a current carrying circular wire, in a current carrying circular wire, the magnetic lines of force are, the magnetic lines of force or magnetic field lines, the magnetic lines of force are concentric circles, concentric circles, the magnetic lines of force are concentric circles near the wire, near the wire, near the wire. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, as we move away from the wire to the center, to the center, comma, the concentric circles of magnetic lines of force, the concentric circles, the concentric circles of magnetic lines of force becomes bigger, becomes bigger, becomes bigger, and at the center of the circle, and at the center of the circle, and at the center of the circle, the magnetic lines of force is a straight line. The magnetic, at the center of the circle, the magnetic lines of force is a straight line. फिर से रिपीट कर रहा हूं, as we move away from the wire to the center, the concentric circles of magnetic lines of force becomes bigger, and at the center of the circle, the magnetic line of force is a straight line. तभी अपन थंब यूज कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो सर्कुलर है ना, तो वाई वी आर यूजिंग थंब, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो जैसे जैसे ये मान लीजिए आपका सर्कुलर वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपने एक इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनाई, दूसरी लाइन ऐसे बनाई, तीसरी लाइन और ऐसे बनाई, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो ये सर्कल बड़ा नहीं होता जाएगा, जैसे यहां भी हो रहा था, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो सर्कल बड़ा होता जा रहा है, राइट? तो यहां भी वही होगा। तो जब बहुत बड़े बड़े सर्कल आएंगे ना, तो बीच में तो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्ट्रेट ही जा रही है, देखो घूमेगा ना ये, तो ऐसा लगेगा कि बीच से तो वो स्ट्रेट ही निकल रही है, जैसे जैसे सर्कल बड़े होते जाएंगे। तो वी कैन यूज थंब फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is again the direction of magnetic field is again found out by right hand thumb rule, again find out by right hand thumb rule, right hand thumb rule, हाइफन डाल के लिखेंगे, अब उल्टा हो जाएगा रूल थोड़ा सा, हाइफन डाल के लिखेंगे रूल, राइट हैंड थंब रूल, और हाइफन डाल के उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इमेजिन टू होल्ड द सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, इमेजिन टू होल्ड द टीओ वाला, इमेजिन टू होल्ड द सर्कुलर
current carrying wire, imagine to hold the circular current carrying wire in such a way that in such a way that the curl of fingers imagine to hold the circular current carrying wire. देखो अब उसको ऐसे होल्ड तो नहीं कर पाएंगे, बस ये कि जहां वायर होगा ना उसके सेंटर में अपना हाथ रख करके ऐसा करके देख लेंगे. एक स्ट्रेट वायर को तो आप ऐसे मुट्ठी बंद करके पकड़ लिए, बट एक सर्कुलर वायर को कैसे पकड़ोगे? सर्कुलर वायर तो इतना बड़ा है ना, तो ये हाथ से ऐसे कैसे पकड़ोगे? तो इसलिए इमेजिन करने बस बोल रहा है. पर अपन रखेंगे अपना हाथ को उस सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर के बीच में, और करंट अगर ऐसा जा रहा होगा तो ऐसा रखेंगे हाथ को, और अगर ऐसा फ्लो रहा होगा तो ऐसा रखेंगे वायर हाथ को. समझ रहे ना? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी. अभी कैसे आ रही है? ऐसे. समझ रहे हैं? ओके. तो इमेजिन टू होल्ड द वायर या सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इन सच अ वे दैट कर्ल ऑफ द फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, full stop, then the finger is in the then the thumb gives the direction of magnetic field. Then the thumb gives the direction of magnetic field. Then the thumb gives the direction of magnetic field at the center of the wire. Magnetic field at the center of the wire. At the center of the wire लिखना सही है, क्योंकि देखो अगर आप बाहर की तरफ देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है, और सेंटर में देखोगे तो नीचे से ऊपर जा रही है, अपवर्ड्स. इमेजिन कर पा रहे हैं? देखो यहां वायर है, आपने भी क्या बोला कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपने हाथ को ऐसे रखा तो करंट तो ऐसा चल रहा है, बट यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही है आपको? अपवर्ड्स. तो ये कैसा जाएगा? तो सर्कल है ना, तो ये ऐसे जाएगा. तो सेंटर से तो वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको, बट आप जब सर्कल के बाहर देखोगे तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है. अगर आपको ऑप्शन अपवर्ड डाउनवर्ड का पूछेगा, या अगर आपको लिखना है अपवर्ड डाउनवर्ड, तो आप क्या लिखोगे? सेंटर से अपवर्ड है बट सर्कल के बाहर वो डाउनवर्ड है. फिर वो घूम के ऐसे आएगा तो सेंटर से अपवर्ड है बट सर्कल के बाहर वो, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना. अभी दोनों सर्कुलर हो गए एक्चुअली में. स्ट्रेट वाले में करंट स्ट्रेट था एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बट अब यहां पर हमारा वायर भी सर्कुलर हो गया है और मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर ही थी. एम आई क्लियर? तो इसलिए अब सिर्फ अपवर्ड बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड बोलोगे तो सेंटर से अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बट सर्कल के बाहर, उस वायर के बाहर तो डाउनवर्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों चीजें मेंशन करेंगे अपन कि सेंटर से अपवर्ड है और सर्कल के बाहर से डाउनवर्ड. और अगर वो ऐसे जा रही होगी तो सर्कल से वो डाउनवर्ड है और सर्कल के बाहर वो अपवर्ड है. ऐसा क्लियर है? ओके. ठीक है, रूल समझ में आ गया ना? रूल सेम है, बस जिससे हम करंट शो कर रहे थे उससे मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं सेंटर पे, और जिससे हम करंट शो कर रहे थे उससे हम जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे थे कर्ल ऑफ फिंगर से, उससे अब हम करंट शो कर रहे हैं. उल्टा हो गया, बस रूल सेम है. ठीक है, चलिए इसका भी स्ट्रेंथ लिखते हैं, नीचे लिखेंगे. अच्छा एक लाइन वो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला लिखने पड़ेगा ना. देखो नीचे, एवरी सेगमेंट ऑफ द वायर creates a magnetic field. Every segment of the wire creates a magnetic field which is in the same direction from the center of the wire, from the center of the circle लिखना, which is in the same direction from the center of the circle, which is in the same direction from the center of the circle and outside the circle, the direction becomes inverse. सेंटर के अंदर अपवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर आउटवर्ड डाउनवर्ड हो जाएगी. ठीक है, द डायरेक्शन बिकम्स
इनवर्स। ठीक है, चलिए स्ट्रेंथ लिखेंगे इसमें नीचे। स्ट्रेंथ के लिए बी, जैसे भी अपन यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर किया ना, तो यहाँ ये भी होगा, है ना। बस एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी कि अगर यहाँ पर एक टर्न नहीं 2-3 टर्न पड़े हुए हैं वायर के, तो नंबर ऑफ टर्न्स से भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो नीचे लिखेंगे। फर्स्ट 2 पॉइंट तो सेम लिख लेते हैं, तो उसके लिए सेंटेंस नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो हेडिंग क्या डाले आप लोग? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो पहले 2 पॉइंट लिख लेंगे, ए डाल के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये 2 पॉइंट अपन ऊपर लिख चुके हैं, तो इसके लिए वापस सेंटेंस नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, थर्ड लिखेंगे, बड़े आगे। थर्ड लिखो, इफ देयर आर, ये पहले लिख लो फर्स्ट सेकंड जल्दी, जो नहीं लिखे हैं। हेडिंग है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। लिखे दोनों पॉइंट। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इफ इफ देयर आर एन टर्न्स, इफ देयर आर एन, कैपिटल एन लेना, इफ देयर आर एन टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल, if there are n turns in the circular coil, तो सोचो ना, हर टर्न में करंट फ्लो कर रहा होगा, हर टर्न अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। पहले एक सिंगल सर्कल था वायर का, अब सोचो कि उसी में एक और वायर आ गया है ऊपर, उसके ऊपर एक और वायर आ गया है, तो हर वायर का करंट अपना अपना होगा और वो अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इफ देयर आर n टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल, comma, each turn creates magnetic field, each turn, turn, each turn, each turn creates magnetic field at the center, each turn creates magnetic field at the center, full stop. Greater the value of n, greater the value of n, greater the value of n, greater is the strength of magnetic field. Greater the value of n, greater is the strength of magnetic field. यानी थर्ड फैक्टर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तीनों कंबाइन कर देंगे तो क्या लिखोगे? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एन बाई आर, या एन आई बाई आर, जहां पे आई आपका करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन आर आपका डिस्टेंस। ठीक है, चलिए केस नंबर 3। केस नंबर 3, ये वायर के अलग अलग शेप है, एक स्ट्रेट था, एक सर्कुलर था, है ना। अब एक कॉइल्ड होगा, सोलोनॉइड। तो लिखेंगे केस नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, SOLENOID, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड होता क्या है लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। हाँ, लिखिए सोलेनॉइड क्या होता है? अ लॉन्ग कॉमा टाइटली वाउंड, a long comma tightly wound helical coil, हेलिकल जैसे स्प्रिंग होता है ना, हेलिक्स, उसका शेप को, स्प्रिंग के शेप को हेलिक्स बोलते हैं। हाँ, ये स्प्रिंग कैसा होता है? ऐसा होता है ना, इसको बोल रहे हैं हेलिकल कॉइल। हेलिकल कॉइल, हेलिकल HELIC, हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड मेटालिक वायर, ऑफ इंसुलेटेड मेटालिक वायर, of insulated metallic wire is called a solenoid, is called a solenoid।
आप इसको ऐसे बना सकते हो, जैसे आप ये पेन लिए या पेंसिल ले लो और कॉपर वायर लो और यहाँ पे वाउंड करना चालू कर दो टाइट, है ना, और फिर धीरे से पेंसिल को बाहर निकाल लो, तो आपको क्या मिलेगा, एक सोलोनॉइड, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, इसी को सोलोनॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां भी नंबर ऑफ टर्न्स है, देखो, है ना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स करोगे ये बहुत क्लोजर होते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, और अब देखो ये किस टाइप का दिख रहा है, ये एक तरह का बार मैग्नेट के जैसा है, बस दिख रहा है। तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसका फील्ड लाइंस भी बार मैग्नेट के जैसे ही बनेगा, वही क्लोज कर्व्स जो आज आपने बनाया है। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे, इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। फुल स्टॉप देखो, इफ वी पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस वायर, if we pass an electric current through this wire, if we pass an electric current through this wire, a magnetic field is created, a magnetic field is created, a magnetic field is created whose pattern is similar to that of a bar magnet. A magnetic field is created whose pattern is similar to that of a bar magnet. Whose pattern is similar to that of a bar magnet. बार मैग्नेट मतलब एक एंड उसका नॉर्थ होगा, दूसरा एंड उसका साउथ होगा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, वन एंड ऑफ द सोलोनॉइड, वन एंड ऑफ द सोलोनॉइड, वन एंड ऑफ द सोलोनॉइड is a magnetic north pole. One end of the solenoid is a magnetic north pole, and the other end is the magnetic south pole. One end of the solenoid is a magnetic north pole, and the other end is the magnetic south pole, and the other end is the magnetic south pole. One end of the solenoid is a magnetic north pole, and the other end is the magnetic साउथ पोल। वो आप निकाल सकते हो ना कंपास से भी। आप सोलेनॉइड बना लिए हो, करंट फ्लो कराओगे तब बनेगा सोलेनॉइड। और देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे निकलेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, है ना, तो यहां से वो डाउनवर्ड निकलेगा करंट। समझ रहे हैं क्या? और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे अपन? मान लेते चलो लेफ्ट वाला नॉर्थ पोल है, किसी एक को तो मानना पड़ेगा नॉर्थ पोल, बाकी अपन प्रैक्टिकली करेंगे। तो आप मैग्नेटिक कंपास लेके आओगे और अगर यहां रख के देखोगे, अगर उसका निडल जो रेड पार्ट है निडल का, अगर वो उस तरफ चला गया मतलब ये नॉर्थ पोल है, और अगर वो इस तरफ रहा तो ये साउथ पोल है। समझ रहे हैं क्या? तो प्रैक्टिकली हम ऐसे निकाल सकते हैं यूजिंग कंपास। एक और तरीका होता है करंट का डायरेक्शन को देख करके। कैसे? ध्यान देना, देखो हम एस को ऐसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, एस इज रिटन लाइक दिस, है ना, और एन को कैसे लिखेंगे? एन इज रिटन लाइक दिस। होगा ऐसा? समझ रहे क्या क्या किया हूं मैं? ये एस है, एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, और ये जो एरो है ना ये करंट का डायरेक्शन है। तो आप क्या करोगे, जैसे सोलेनॉइड क्या होता है, आपको आपने ऐसे बाउंड किया ना, तो आप इधर से देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा आपको, है ना, और करंट तो ऐसे ही फ्लो करके जा रहा है। अगर उधर से आ रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करते करते आ रहा है और बाहर निकलते समय ऐसे निकल गया बाहर। इमेजिन कर पा रहे हैं? तो जिस एंड से आपको करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगा ना, वो साउथ पोल होगा। दिख रहा है ये क्लॉकवाइज ही है ना करंट का डायरेक्शन। देखो ये एरो यहां गया, ये ऐसा आया, तो क्लॉकवाइज है, तो ये क्या बना रहा है? एस। तो एस साउथ पोल होगा तो वहां पे करंट क्लॉकवाइज होगा, और नॉर्थ पोल में करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी एक तरीका है। एक तो कंपास वाला तरीका सबसे बेस्ट है, इजी है। बाकी करंट का डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आप क्लॉकवाइज, अगर करंट जिस तरफ क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा वो एंड आपका साउथ पोल है, और जिस एंड पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा वो एंड आपका नॉर्थ पोल है। समझ आया क्या? ठीक है, चलो तो पहले डायग्राम बना लो। पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, इसको उसके बाद बनाना ना, मैं लिखवाऊंगा 2 लाइन उसके बाद ये बनाना। पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, सोलेनॉइड होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए, और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दो। कैसा होगा बार मैग्नेट का? वही नॉर्थ से चालू होगा साउथ। इसको नॉर्थ मान लेते हैं, तो ऐसा करंट ऐसे निकालोगे, क्लोज कर्व्स, अंदर वो कैसे रहेगा?
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। अगेन दोनों को इंटरसेक्ट मत करवाना। इसको नॉर्थ मान रहे हैं अपन और इसको साउथ। इससे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको ऐसा बार मैग्नेट बनाकर छोड़ देगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना करके ऐसे छोड़ देंगे बस। बोलेगा ये एंड ए है, ये एंड बी है, बताओ कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, कौन सा एंड साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन देख के बता पाओगे ना कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्लियर है? जल्दी ड्रॉ करिए, पहले ये डायग्राम बनाना, उसके बाद जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो अपन फिर ये बनाएंगे। हो गया? नीचे लिखेंगे द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। द मैग्नेटिक, आप अंदर दिखाए नहीं हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गौरवी, ये मैंने अंदर क्यों बनाया लाइन? द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का ब्रैकेट में मीनिंग लिखना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब सेम, है ना? तो देखो, यूनिफॉर्मिटी का मतलब यहां पर दो तरीके से होता है। एक तो दोज लाइंस आर इक्विडिस्टेंस, एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस है ना हर जगह पर। ऐसा नहीं कि देखो यहां पे ज्यादा है, फिर यहां पे कम हुआ, फिर यहां ज्यादा हुआ, यहां पे कम है। बाहर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट यूनिफॉर्म, इसलिए स्ट्रेंथ भी यूनिफॉर्म नहीं है। बट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, यानी कि दे आर इक्वली स्पेस्ड, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि सेम। क्या सेम है? उनकी स्ट्रेंथ सेम होगी बिकॉज दे आर इक्वी स्पेस्ड, दे आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। ये होता है यूनिफॉर्म का मतलब, है ना? तो क्या लिख रहे हो? द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ब्रैकेट में लिखना इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड यानी कि उनके बीच में स्पेसेस इक्वल है। इक्वी स्पेस्ड लाइंस, इक्वी स्पेस्ड लाइंस हैविंग सेम मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्लोज करना ब्रैकेट, हैविंग सेम मैग्नेटिक फील्ड। इक्वी स्पेस्ड लाइंस हैविंग सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म का मतलब है। ब्रैकेट क्लोज कर देना। इक्वी स्पेस्ड लाइंस विथ सेम मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब बाहर लिखेंगे यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। यूनिफॉर्म के बाद अब इनसाइड द सोलेनॉइड, and 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 it is non-uniform outside the solenoid, and it is non-uniform outside the solenoid. Solenoid के अंदर those lines are equispaced, but those lines of force are not equispaced outside the solenoid. तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है? एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में डायरेक्शन के बारे में लिखते हैं। एट अ सर्कुलर एंड ऑफ द सोलेनॉइड, at the circular end of the solenoid, at the circular end of the solenoid, at at a circular end of the solenoid, if the current flows in the anti-clockwise direction, at a circular end of the solenoid, if the current flows in the anti-clockwise direction,
at a circular end of the solenoid if the current flows in the anti-clockwise direction, then anti-clockwise direction, then कौन सा वाला देन लिखे हैं? EN वाला ना, THAN वाला नहीं. Then that end is north pole. Then that end is north pole. That end is north pole. Full stop. On the other hand, अब सेम लाइन वापस से लिखोगे. At the circular end of a solenoid, if the current flows in the clockwise direction, then that end is south pole. लिख लो पूरा वापस से. वही एट अ सर्कुलर एंड से चालू करेंगे, बस अब एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा करंट का, तो नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल हो जाएगा. कंप्लीट करो सेंटेंस. वही एट अ सर्कुलर एंड से चालू कर रहे हो ना. On the other hand, at a circular end of the solenoid, if the current flows in the clockwise direction, then that end is south pole. लिख लोगे? जल्दी कंप्लीट करो. उसके बाद ये दो डायग्राम बना लेना है ना, ये वाला साउथ पोल वाला और नॉर्थ पोल. ये हमारे 3 केसेस हो गए ना, कि वायर अलग अलग शेप में है तो फील्ड कैसी होगी, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, लाइंस ऑफ फोर्स का शेप कैसा होगा. तेरी कॉपी कहाँ है टेस्ट वाली? सर यही थी मेरी, वो वाली कॉपी गुम गई. तो अभी लिखा नहीं है तू आज का? नहीं सर. उस टेस्ट वाला काम है ना. तेरा कहाँ है भाई? और वो डायग्राम, रूल कंप्लीट, जल्दी वाला कंप्लीट कर. तो वो दो बनानी है, एस और एन. अरे वो बस अपन एन और एस लिखे हैं, वो तो वहां भी लिखा हुआ है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करते हुए बताना है ना. तू भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी लिखा है. हाँ हाँ, तो अभी पढ़ के जाना, लिख के जाना. अजीता आपका कहाँ है कॉपी टेस्ट वाला? हाँ चलो अभी रुक के लिख. आपका एसएसटी क्लास भी है क्या अभी? उसके बाद रुकना इसके साथ. चलो हो गया. डायग्राम बनाए दोनों एस और एन वाला, तो एक में दिख रहा है, तेरी कॉपी देखूंगा अभी, है ना. ठीक है, ये क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज वाले में नॉर्थ पोल. ठीक है, चलिए इसका भी फील्ड स्ट्रेंथ लिख लो तो जल्दी से 2 लाइन बस. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हेडिंग डालने का जरूरत भी नहीं है ना. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कॉमा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई. बस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कॉमा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, जहां पे एन क्या है? अगेन नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या है? करंट, है ना. आई है आपका करंट. हाँ करंट कैपिटल एन, कोई दिक्कत. हाँ क्योंकि मैग्नेट मतलब ये वायर यहीं पर है ना. हाँ मतलब वहां पे क्या हो रहा था, जैसे बार मैग्नेट में था ना वैसे ही है, तो आर का रोल नहीं है. बस अब ये बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी? एट द एंड्स, एंड वीक होगी आउटसाइड द मैग्नेट, जहां बाहर. हाँ जैसे बार मैग्नेट का था वैसे ही है, कि जहां पे क्राउडिंग ज्यादा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे क्राउडिंग कम है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है. ठीक है, चलिए अगला हिंट डालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रैकेट में लिखना है इसके टेम्पररी मैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी मैग्नेट. टेम्पररी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट कैन बी इजिली मैग्नेटाइज एंड
डीमैग्नेटाइज। आप करंट पास कराओ, इट विल बिकम मैग्नेट। करंट सप्लाई बंद कर दो, उसका मैग्नेटिज्म खत्म। तो टेम्पररी हुआ ना, है ना। तो इसको अपन बनाते हैं जनरली सॉफ्ट आयरन से, लिखना मत अभी, है ना। सॉफ्ट आयरन मतलब ऐसा नहीं कि वो छूने में सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए इट इज नोन एज सॉफ्ट आयरन। वो अगर आप हार्ड आयरन या स्टील के साथ बनाओगे मैग्नेट तो वो परमानेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कई जगह पर अगर हमें टेम्पररी की जरूरत है तो हम सॉफ्ट आयरन से मैग्नेट बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें along tightly wound helical coil, along tightly wound helical coil, ये तो सोलेनॉइड हो गया। सोलेनॉइड भी तो, इसमें भी तो यही लिखे थे क्या, along tightly coiled helical coil, इतना तो पूरा सेम था ना वहां पे भी। along tightly wound helical coil of metallic wire, of metallic wire, along tightly wound helical coil of metallic wire, यहां तक सेम था। बस ये कि सोलेनॉइड में बीच में एयर थी, सोलेनॉइड में क्या थी, बीच में एयर। तो वो किसी को मैग्नेट नहीं बना पा रही है, खुद मैग्नेट बन गई है, खुद सोलेनॉइड क्या बन गई है, मैग्नेट बन गई है। पर अगर आप अंदर एक आयरन का पीस रख दो तो वो आयरन का पीस मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो वही अपन लिख रहे हैं, अ लॉन्ग टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ मेटालिक वायर containing soft iron in its core, containing soft iron in its core, containing soft iron in its core। कोर का मतलब उसके अंदर, जैसे अर्थ के सेंटर को कोर बोलते हैं ना, वैसे ये सोलेनॉइड के सेंटर को क्या बोलेंगे हम, कोर। वहां पे अगर कोई एक आयरन रॉड पे आपने ये काम किया होता, जैसे भी मैंने आपको कहा कि पेंसिल पे आप बाउंड कर दो तो सोलेनॉइड बन जाएगा, पेंसिल निकाल लेना बाहर। पर अब क्या करना है, एक आयरन का रॉड लेना है और उसी पे टाइटली बाउंड कर देना है। अब निकालना मत, क्योंकि उस आयरन को तो मैग्नेट बनाना है, समझ रहे हैं। अब उसमें करंट पास करा दो तो वायर भी मैग्नेट बनेगा और वायर से लगी हुई चीज भी मैग्नेट बन जाएगी, यानी कि आयरन, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, क्या लिखे, इन इट्स कोर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड, an electromagnet can be made by wounding copper wire, an electromagnet can be made by wounding, an electromagnet can be made by wounding copper wire on a soft iron core, by wounding copper wire on a soft iron core, on a soft iron core, ब्रैकेट में लिख सकते हो आयरन नेल। अगर आप एक आयरन नेल लेते हो फॉर एग्जांपल, full stop, when current is passed in the wire, when the current is passed in the wire, when the current is passed in the wire of electromagnet, when the current is passed in the wire of electromagnet, when current is passed in the wire of electromagnet, the soft iron core converts into a magnet. The soft iron core, the soft iron core converts into a magnet. तो इससे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी ना। सोचो पहले सिर्फ सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड थी, अब अंदर वाला चीज भी मैग्नेट बन गया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। when current is passed in the wire of an electromagnet, the soft iron core converts into a magnet। ठीक है, इसका एक डायग्राम बनाओ। ये आपका लेट से एक आयरन नेल ही ले लिया हमने, ठीक है, और इसी में हम वायर को वाउंड करेंगे लाइक दिस। ये रहा एक स्विच और वायर के दूसरे एंड में लगा देंगे बैटरी। ठीक है, और ये रहा आपका सर्किट कंप्लीट। ठीक है, सर्किट अभी कंप्लीट है, स्विच ऑफ है। ठीक है, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे ऐसे टैप करके, दैट आयरन नेल विल बिकम अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉपर कॉइल हो गई, ये कॉपर की कॉइल हो गई, कॉपर वायर की कॉइल, और ये हो गया आपका आयरन नेल, सॉफ्ट आयरन नेल लिखना, सॉफ्ट आयरन नेल। ठीक है,
अब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड वही दो चीज पे डिपेंड करेगी, करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। सुन रहे हैं क्या? डन। नीचे क्लाइन लिखेंगे, इट्स मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, its magnetic field depends on, its magnetic field, its magnetic field depends on the magnitude of current, its magnetic field depends on, its magnetic field depends on the magnitude of current, magnitude of current and number of turns, and number of turns. Its magnetic field depends on the magnitude of current and number of turns. Full stop. When the electric current is switched off, when the electric current is switched off, when the electric current is switched off, the electromagnet loses its magnetism. When the electric current is switched off, the electromagnet loses its magnetism instantaneously. When the electric current is switched off, the electromagnet loses its magnetism instantaneously. That is the reason why, that is the reason why, that is the reason why it is considered as a temporary magnet. That is the reason why it is considered as a temporary magnet. Considered as a temporary magnet. ठीक है, यूजेस लिखना एक सब हेड डाल के, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, for electrical devices such as electric trains. Second, for moving big objects of iron, for moving big objects of iron, for moving big objects of iron from one place to another, from one place to another, from one place to another, ब्रैकेट में क्रेन लिख लेना, ये कौन करता है? क्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स बोलते हैं इनको, क्रेन्स। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, फॉर रिमूविंग, फॉर रिमूविंग, फॉर रिमूविंग स्मॉल आयरन, फॉर रिमूविंग स्मॉल आयरन पीसेस, for removing small iron pieces from an eye of a patient, from an eye, आंखों में अगर कुछ आयरन का पार्टिकल चला जाएगा ना तो उसको मैग्नेट से बाहर निकाल सकते हैं खींच के, क्योंकि आप ऐसे रगड़ के बाहर निकालोगे तो उससे आई डैमेज हो जाएगी ना, वो आयरन का पीस अंदर रगड़ेगा तो आपके आई के लेंस को खराब करेगा। पर अगर आप मैग्नेट को लेकर तो मैग्नेट उसको पट से बाहर खींच लेगा। ठीक है, तो फ्रॉम एन आई ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, ऊपर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आप लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन लिखियो ना, वहां कॉमा देखिए, इलेक्ट्रिक बेल भी लिख देना, कॉमा इलेक्ट्रिक बेल एक्सेट्रा, फर्स्ट पॉइंट में ही, फर्स्ट यूज में ही, इलेक्ट्रिक ट्रेन कॉमा इलेक्ट्रिक बेल एक्सेट्रा, और नेक्स्ट लाइन डाल के छोड़ देना परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में ना ये थ्योरी वाला पार्ट पूरा वाइंड अप करेंगे चैप्टर का ना, क्वेश्चन आंसर्स बस बचेगा नेक्स्ट क्लास में।